हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज गाइस आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बलबन के बारे में। सो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए बी प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री से रिलेटेड ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। एंड गाइस वो पाँचों ही वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस आपके एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी जो कि आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो गाइज आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बलबन के बारे में। सो गाइज इल्तुमिश से रिलेटेड मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। सो गाइज आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। एंड अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं गाइज, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर आई बटन के अंदर भी आप लोगों को इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सो गाइज चलिए फटाफट से हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड बलबन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं। बट गाइज उससे पहले एक छोटी सी बात जो कि मुझे आप सबसे करनी है, जो कि मैंने आप लोगों से मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर भी बोली थी कि गाइज आप लोगों ने मुझे जो भी प्यार जो भी सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है आप लोगों के कमेंट्स को देखकर, आप लोगों के सपोर्ट को देखकर। गाइज बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब मैंने देखा कि कोई फेक चैनल मेरे चैनल की वीडियोस को अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा है। एंड गाइज जब ये बात मुझे कल पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। लेकिन गाइज आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट दिखाया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, जो कमेंट्स आप लोगों ने किए, उसके लिए गाइज मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। एंड गाइज बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए। एंड गाइज जहाँ तक रही उस फेक चैनल की बात, तो गाइज उस फेक चैनल का आई एम श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा फ्यूचर में। तो गाइज बहुत ज़्यादा बुरा लगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। बट किसी का इस तरह से कंटेंट चुराना, एंड गाइज मतलब मुझे बहुत ही अजीब लगा कि उस पर्सन ने मेरी वीडियोस को डाउनलोड कर अपने चैनल के ऊपर री अपलोड कर रखा था। सो गाइज बहुत बुरा लगा, लेकिन आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, जो प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइज थैंक यू सो मच। मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को थैंक यू बोला, बट मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो। तो गाइज इस वाली वीडियो के अंदर भी मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड गाइज आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट और प्यार देते रहिए। तो चलिए गाइज फटाफट से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं एंड वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो गाइज जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि बलबन इल्तुमिश का दास था तथा इल्तुमिश ने इसे ग्वालियर को जीत लेने के बाद बलबन को खरीदा था। अपनी योग्यता के आधार पर ही उसने इल्तुमिश रजिया के समय अमीर अखुर का पद प्राप्त किया। सो गाइज बलबन इल्तुमिश का गुलाम था। जिस तरह से इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसी तरह से बलबन इल्तुमिश का गुलाम था, जिसको इल्तुमिश ने कब खरीदा था? ग्वालियर को जीतने के बाद। सो गाइस इल्तुमिश बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति था, इसीलिए उसने अपनी योग्यता के आधार पर इल्तुमिश और रजिया के समय में अमीर अखुर का पद हासिल किया। गाइस आप लोगों को इस पद का नाम याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा गाइस आप लोगों को बलबन का कार्यकाल भी याद रखना है, जो कि है 1266 से 1286। सो गाइज ये हमारा पहला पॉइंट है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइज, जिसके अंदर बताया गया है कि बलबन ने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में अपने आप को ईरानी राजवंश और आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया है। सो गाइज पुराने समय की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो कि किसने लिखी है? फिरदौसी ने, जिसका नाम है शाहनामा। तो गाइज शाहनामा के अंदर बलबन ने बताया कि वो ईरानी राजवंश का था और ईरानी आदर्शों को फॉलो करता था। सो गाइज आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नसीरुद्दीन महमूद के साथ ही इल्तुमिश के शमसी वंश का अंत हुआ। एक बलबन वंश का सल्तनत पर अधिकार हो गया। इसका वास्तविक नाम बाहुद्दीन बलबन था। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। सो गाइज नसीरुद्दीन महमूद के बाद इल्तुमिश का जो शमसी वंश था उसका अंत हो गया। बेसिकली गाइज जो इल्तुमिश का जो फैमिली थी, इल्तुमिश का जो वंशज चले आ रहे थे, इल्तुमिश का बेटा या इल्तुमिश का जो भी मतलब रिलेटिव था, उसका अंत हो गया। उसके बाद बलबन ने अपना अधिकार, अपने वंश का अधिकार सल्तनत पर करा।
एंड इसका जो बलबन का जो रियल नेम था वो था बहाउद्दीन बलबन। तो गाइस बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। सो गाइस आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं गाइस हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया। सो गाइस बलबन अपनी योग्यता से इतना ज़्यादा मतलब उसने इतना अच्छी पोजीशन हासिल की थी कि वो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान का जो छत्र होता था, बेसिकली गाइस यहाँ पे मोहर की बात की जा रही है, पुराने समय में सुल्तान की एक स्पेशल मोहर हुआ करती थी, उसका उपयोग कर सकता था। इसके अलावा बलबन पहला शासक था जिसने बताया कि जो सुल्तान का पद होता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं एंड उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। सो गाइस आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि बलबन ने तुर्कान ए चिलगानी का सदस्य था, रजिया के समय अमीर ए शिकारा का सदस्य था तथा बहरम शाह के समय अमीर ए अखुर के पद पर था तथा अलाउद्दीन महमूद शाह के समय अमीर ए हिजाब के पद पर था। नसीरुद्दीन महमूद के समय बलबन नायब ए ममलिकता के पद पर था। सो गाइज बलबन बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति था, ये तो पहले ही पता चल चुका है हमें। इस तरह से गाइज बलबन ने अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के टाइम पे अलग अलग पोजीशन पाई हैं, जिन पोजीशन का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ पे अमीर ए अखुर एंड इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि अमीर ए हिजाब। गाइज इस तरह से बलबन ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पाई हैं। तो गाइज आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने नवरोज़ उत्सव शुरू करवाया जो पारसी ईरानी रीति रिवाज पर आधारित था। गाइज आप लोगों ने फेस्टिवल का नाम सुना होगा नवरोज़, जो कि आज भी मनाया जाता है। तो गाइज ये पारसी फेस्टिवल है, बेसिकली गाइज ये पारसी जो न्यू ईयर होता है वो माना जाता है, जो कि आज भी मनाया जाता है। इसको जो स्टार्ट किया था वो किया था बलबन ने। सो गाइज आपको ये वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना है। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन राजपद के दैवीय सिद्धांत को मानता था तथा राजा को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया मानता था। गाइस ये पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस आप लोगों को इस पॉइंट को अपने आंसर के अंदर ज़रूर मेंशन करना है अगर बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। गाइस यहाँ पे बताया गया है कि बलबन राजपद के दैवीय सिद्धांत को मानता था। गाइस बलबन ये कहता था कि जो राजा का जो पद होता है वो ईश्वर द्वारा उसे प्रदान किया गया है और पृथ्वी पर जो राजा है वो ईश्वर की छाया है, यानी कि ईश्वर के बाद राजा का ही पद आया है, इससे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर है। इसके अलावा गाइज आई एम श्योर गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग ध्यान रखिएगा। गाइज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया। बलबन ने अपने दरबार के नियम और साज सजावट में ईरानी शैली का प्रयोग किया। सो गाइस बलबन पहला शासक था दिल्ली सल्तनत के अंदर जिसने अपने सिक्कों में खलीफा का नाम खुदवाया था। गाइस खलीफा वही पर्सन है जिसने इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश को राजा बनने के लिए अधिकार दिए थे, राजा बनने का हक दिया था, क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम था, उसके पास ये हक नहीं था कि वो शासक बन सके, इसलिए उसने खलीफा से परमिशन मांगी थी एंड खलीफा ने उसे परमिशन दी थी। इसके अलावा गाइज यहाँ पे बताया गया है कि जो बलबन था वो अपने दरबार के नियम और साज सजावट में ईरानी शैली का प्रयोग करता था। सो गाइज ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। आई एम श्योर ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब बलबन शासक बना तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो इस प्रकार है। सो गाइज जब बलबन शासक बना तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें से ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज इन 4 के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहली समस्या है तुर्कान ए चिलगानी की महत्वाकांक्षा, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना, मेवातियों व
राजपूतों का विद्रोह, मंगोलों का आक्रमण। सो गाइज, आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जब मैं आप लोगों को इल्तुतमिश से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रही थी, मैंने तब आप लोगों को बताया था कि इल्तुतमिश ने एक टीम टाइप की एक चीज़ बनाई थी, एक संस्था टाइप की एक चीज़ बनाई थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे, जिसका नाम था तुर्कान ए चिलगानी। तो गाइज, ये जो ग्रुप था, ये जो इल्तुतमिश के समय पे बनाया गया था गाइज, ये जो ग्रुप था ये बलबन के टाइम तक आते आते बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। एंड इसीलिए गाइज इस ग्रुप को दबाना और तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अदरवाइज बलबन के शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो गाइज, सबसे पहली प्रॉब्लम तो बलबन के सामने तुर्कान ए की ही थी। तो गाइज, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। सेकेंड प्रॉब्लम थी गाइज सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। गाइज, इल्तुतमिश एक गुलाम था इल्तुतमिश का, तो गाइज उसके सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह से एक राजा वाली रिस्पेक्ट लोगों के बीच में अपने लिए क्रिएट करे। इसके बाद गाइज थर्ड प्रॉब्लम थी मेवातियों और राजपूतों का विद्रोह। गाइज, बलबन के टाइम पे इन लोगों ने, मेवातियों और राजपूतों ने बलबन को बहुत ज़्यादा परेशान करा। ये लोग बहुत ज़्यादा लूटपाट करते थे अजमेर के आसपास के एरिया में, तो इन लोगों ने बलबन को बहुत परेशान किया, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद गाइज हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है मंगोलों का आक्रमण। गाइज, मैंने आप लोगों को इल्तुतमिश वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो मंगोल थे वो भारत के अंदर आने की कोशिश करने लगे थे इल्तुतमिश के समय से ही, पर इल्तुतमिश ने कैसे भी करके उनको रोक कर रखा। एंड यही सेम प्रॉब्लम बलबन के सामने भी आ गई कि मंगोल भारत पर आक्रमण करना चाह रहे थे। किस तरह से बलबन ने मंगोलों को रोका, ये आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। तो चलिए गाइज, फटाफट से हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। सो गाइज, सबसे पहला है हमारा तुर्कान ए चिलगानी की महत्वाकांक्षा का दमन। सो गाइज, सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बलबन ने चिलगानी के अनेक विद्रोहियों अधिकारियों की हत्या करवा दी, इसमें उसका भतीजा भी था। कुछ अधिकारियों को दिल्ली से दूर भेज दिया। सो गाइज, तुर्कान ए चिलगानी की जो महत्वाकांक्षा थी, इनका दमन बलबन ने किस तरह से किया, उसने क्या किया, उसने इस चिलगानी यानी कि इस ग्रुप को तोड़ दिया और इसके जो विद्रोही अधिकारी थे उनकी हत्या करवा दी। हत्या तो करवा दी, साथ के साथ जो कुछ लोग थे उनको दिल्ली से दूर भी भेज दिया। सो गाइस, आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि किस तरह से इल्तुतमिश ने इस प्रॉब्लम का सामना किया। इसके बाद गाइस, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित करना। बलबन ने मुस्लिम राजस्व सिद्धांत दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के लिए जिले इलाही तथा नियाबत ए खुदाई जैसी उपाधियां धारण की तथा सुल्तान के पद को पैगंबर के बाद रखा। बलबन के दरबार में शराब पीना, हंसी मजाक करने पर पाबंदी लगाई गई। उसने भव्य दरबार का आयोजन किया तथा दरबारी शिष्टाचार के पालन हेतु अमीर हिजाब को कठोरता से कदम उठाने को कहा। इसने अपने दरबार में सिजदा एवं पोसाबा प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लहू की नीति अपनाई। बलबन ने राजतव सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहली थी, सुल्तान के पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया होता है। सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। इसने शासन को ईरानी आदर्श के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। सो गाइज, हमारा जो सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर जो कि बलबन के सामने जो सेकंड प्रॉब्लम थी जो कि थी सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। सो गाइज, इसके लिए बलबन ने क्या किया, सबसे पहले बलबन ने मुस्लिम राजतव सिद्धांत दिया। गाइज, ऐसा करने वाला बलबन पहला मुस्लिम शासक था। गाइज, बेसिकली आप लोगों ने पुराना जब कभी आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा मौर्य काल रहा है, जो गुप्ता काल रहा है, उस टाइम पे जो बड़े बड़े शासक होते थे वो खुद को ऊपर वाले से कनेक्ट कर देते थे। बेसिकली वो ये बोलते थे कि जो शासक होता है वो ऊपर वाले का प्रतिनिधि होता है। तो गाइज, ऐसा ही बलबन ने भी किया और ऐसा करने वाला बलबन पहला मुस्लिम शासक बना। उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के लिए
जिल्ले इलाही जो कि अल्लाह का देवी प्रकाश, जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह का देवी प्रकाश, तथा नियाबत ए खुदाई ऐसी उपाधियों को धारण किया। इसका मतलब होता है नियाबत खुदाई का मतलब अल्लाह की कृपा। तो गाइस सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए इन दो उपाधियों को बलबन ने अपने लिए रखा, अपने लिए हासिल किया। तो गाइस आप लोगों को इन दोनों का नाम याद रखना है, जिले इलाही और नियाबत खुदाई। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद गाइस उसने क्या किया, उसने ये कहा कि जो राजा का पद होता है, जो शासक का पद होता है, वो पैगंबर के बाद आता है। तो गाइस बलबन का कहना था कि सबसे पहले अल्लाह का नाम आता है, उसके बाद पैगंबर का, और उसके बाद एक सुल्तान का। तो गाइस वो अपने आप को मतलब सुल्तान के पद को बहुत बड़ा दिखाता था, एंड गाइस इसीलिए उसको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। इसके बाद गाइस उसने क्या किया, उसने अपने दरबार में शराब पीने, हंसी मजाक करने पर पाबंदी लगा दी। तो गाइज उसका मानना ये था कि राजा एक बहुत महान व्यक्ति होता है, उसके सामने कोई भी शराब नहीं पी सकता, हंसी मजाक नहीं कर सकता। बेसिकली जब एक शासक दरबार के अंदर आता है तो सब लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए एंड उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद गाइज क्या होता है कि उसने क्या किया, उसके दरबार में शिष्टाचार बना रहे, यानी कि सारे कामकाज अच्छे से होते रहे, उसके लिए उसने एक आयोग बनाया, एक मतलब एक संस्था बनाई जिसका नाम था अमीर ए हिजाब, जो कि ये देखती थी कि जो दरबार है उसके अंदर शिष्टाचार का पालन ठीक से हो। और अमीर ए हिजाब को बलबन ने ये कह रखा था कि वो कठोर कदम उठाए ताकि दरबार में सब कुछ अच्छे से चलता रहे, शिष्टाचार बना रहे। इसके अलावा गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वो ये है गाइस कि बलबन ने दो नई प्रथाएं शुरू की। पहली प्रथा क्या थी गाइस, पहली प्रथा थी सिजदा। सिजदा कहने का मतलब गाइस यहाँ पे ये है कि घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। और दूसरी प्रथा थी पोसाबा। पोसाबा में क्या होता था गाइस, सुल्तान के पाँव को चूमना होता था। सो गाइस सजदा और तो गाइज आप लोगों को इन दोनों प्रथाओं का नाम याद रखना है, सिजदा और पोबोस। सो गाइज आप लोगों को इनका नाम याद रखकर इनको अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना है। तो गाइज इस तरह से बलबन ने बहुत सारे काम किए जिससे कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बनी रहे। उसके बाद गाइज इसने क्या किया, इसने और भी ज़्यादा काम किए एंड एक नीति अपनाई जिसको कहा जाता है लहू और रक्त की नीति, यानी कि खून और लोहे की नीति। तो गाइस आप लोगों को इस नीति का भी ध्यान रखना है, रक्त एवं लोहे की नीति। तो गाइस ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को मेंशन करना होगा इसको। तो गाइस इस तरह से बलबन ने अपने पद की प्रतिष्ठा स्थापित की। इसके अलावा उसने दो और काम किए, जो कि पहला काम था जो कि उसके कार्यकाल की विशेषता है। पहला वो ये कहता था कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, यानी कि बलबन ये मानता था कि जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर द्वारा दिया गया है। सेकंड चीज़ उसने क्या की गाइस, सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो गाइस बलबन मानता था कि सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है ताकि वो कोई भी डिसीजन ले सके। इसके अलावा वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के बाद आता है। तो गाइस इस तरह से बलबन ने बहुत सारी चीज़ें बोली एंड बहुत सारी चीज़ें शुरू भी की जिससे कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बनी रहे। सो गाइस आई एम श्योर आपको अभी तक के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि गाइज़ आगे के पॉइंट और भी ज़्यादा हैं जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। एंड गाइज़ आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करा दूंगी। एंड इसके बाद गाइज़ और भी जितने भी क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से बनते हैं वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो गाइज़ आई एम श्योर आज की ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो गाइज़ अगर आज की क्लास हेल्पफुल रही हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज़ आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।